टू ऑल द व्यूअर्स, आज हमारा थर्ड टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जो है पेमेंट्स अंडर जीएसटी। हमने फर्स्ट 2 डेज में बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी जो होते हैं जिसके जीएसटी में उस पर बात की है, रजिस्ट्रेशन की बात की। अब नेक्स्ट होता है अगर हमें जीएसटी की लाइबिलिटी का पेमेंट करना है तो हम कैसे करेंगे उसे, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीएसटी का वेबसाइट हमें चालान बनाने कैसे देगा, हम किस प्रोसेस के थ्रू पेमेंट करेंगे। अगर आप gst.gov.in पे जाते हो, वहां पे सर्विसेज के अंदर एक पेमेंट्स बोल के ऑप्शन है, आप उस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट चालान का। तो आपको यहाँ पे क्रिएट चालान के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको चालान क्रिएट करने के लिए अपना GSTN नंबर और या फिर अपना और फिर उसके बाद कैरेक्टर्स देके प्रोसीड करना होगा। ये आपको तभी करना है जब आप विदाउट लॉगिन किए आप कोई पेमेंट करना चाहते हो, तो आपके पास विदाउट लॉगिन किए आप GSTN नंबर से पेमेंट कर सकते हो। जब आप पेमेंट पे सिलेक्ट करोगे, क्रिएट चालान पे ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे, तो वहां से आपसे पूछेगा कि आप क्यों पेमेंट कर रहे हो, रीजन फॉर चालान आपसे पूछेगा। तो वो रीजन फॉर चालान दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना होगा, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न या एनी अदर पेमेंट। ऐसा हो सकता है कि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हो अंडर QRMP स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो अगर आप QRMP स्कीम के अंडर में पेमेंट कर रहे हो तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न। अगर आपको मंथली पेमेंट करना है लेकिन आपका रिटर्न क्वार्टरली है तो उसको छोड़कर और कोई भी कारण से आप पेमेंट करना चाहते हो तो आपको एनी अदर पेमेंट सिलेक्ट करना है। लेट्स से आप मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न सिलेक्ट करते हो, लेट्स से, तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस आपको फाइनेंशियल ईयर की कौन से फाइनेंशियल ईयर का पेमेंट कर रहे हो और कौन से मंथ का पेमेंट कर रहे हो वो आपको बताना पड़ेगा। और वो सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा चालान टाइप। 2 टाइप के चालान होते हैं। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलर स्कीम में हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पिछले क्वार्टर का जितना पेमेंट हुआ है उसका 35% सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस सिलेक्ट कर सकते हो। यानी कि आप मानो कि आप पेमेंट कर रहे हो जनवरी से मार्च के क्वार्टर का, राइट। आपने अक्टूबर टू दिसंबर पिछले क्वार्टर में आपने 1 लाख रुपए का पेमेंट किया था, राइट। 1 लाख का 35% कितना हुआ, 35,000। या तो आप 35,000 स्ट्रेट अवे पे कर दो अपने जनवरी मंथ में, या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आप एक्चुअल में सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे डिटरमाइन करो कि आपका कितना पेमेंट होना चाहिए। यानी कि आप अपनी लाइबिलिटी, अपना ITC सब कंप्यूट करो और उसके बाद नेट में आपका कितना पेमेंट आ रहा है फाइंड आउट करो और उसको आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट करो। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन को हम अडॉप्ट कर सकते हैं अगर हम क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हैं तो। नेक्स्ट, अगर आपने 35% को सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली पिछले क्वार्टर में जो आपने पेमेंट किया था उसका 35% ऑफ द अमाउंट चालान में आ जाएगा और आप प्रोसीड करके सबमिट कर सकते हो। ओके, अगर आप चालान में कुछ भी सिलेक्ट करते हो, क्वार्टरली रिटर्न, एनी अदर पेमेंट, डज नॉट मैटर, आपका नेक्स्ट स्क्रीन ये आएगा चालान क्रिएशन का। इसमें आपको टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट में आप इसको भर सकते हो। आपका GST है तो आप टैक्स में भरोगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट में भरोगे। कोई पेनल्टी अगर आप पे कर रहे हो लॉ के अंदर में तो वो अलग से जाएगा। फीस भी अलग से जाता है और अदर पेमेंट्स भी जाते हैं, जिसमें अदर पेमेंट्स में फाइन एक अलग से कवर्ड है। इसमें जिस भी रेलेवेंट हेड में आपको चाहिए आप चाहो तो टैक्स डिपॉजिट कर सकते हो और आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से हेड में कर रहे हो। CGST, SGST, IGST, सेस, आपको बेस्ड ऑन आपका एक्चुअल पेमेंट आप सिलेक्ट करोगे रेलेवेंट हेड को, राइट। और उसके बाद आप जैसे ही अमाउंट भरते हो टोटल अमाउंट अपने आप कंप्यूट हो जाता है और आपसे फिर पेमेंट का मोड पूछता है, राइट। फिर आपसे पेमेंट का मोड पूछता है कि आपको किस मोड के थ्रू पेमेंट करना है। जैसे आपने 10,000 यहां सिलेक्ट किया तो 10,000 अपने आप आ गया, राइट। अब आप पेमेंट मोड्स में आपके पास ऑप्शन है अलग अलग मोड्स, ई पेमेंट, ओवर द काउंटर या फिर NEFT सिलेक्ट करने का। पहला ऑप्शन है ई पेमेंट। लेट्स से आप ई पेमेंट सिलेक्ट करते हो। अगर आप ई पेमेंट सिलेक्ट करते हो तो आपसे 2 ऑप्शंस पूछेगा, नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट और डेबिट कार्ड। आप जो भी ऑप्शन चाहो आप उन दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। और उसके बाद आपसे पेमेंट गेटवे पूछेगा। अगर आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू कर रहे हैं तो आपसे पेमेंट गेटवे पूछेगा कि किस पेमेंट गेटवे के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हो, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपको सक्सेसफुली रिसीट दिखेगा कि आपने इतना अमाउंट का पेमेंट ऑलरेडी कर दिया। अगर आप ओवर द काउंटर करते हो तो भी आपको बैंक सिलेक्ट करने का ऑप्शन है और उसके बाद आप चाहो तो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो कैश, चेक या डिमांड ड्राफ्ट, राइट।
आप कोई भी सिचुएशन में ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हो अगर आप, तो आपका 10,000 के ऊपर आप नहीं कर सकते। दैट इज द मोस्ट अमाउंट ऑफ पेमेंट दैट यू कैन डू ऑफलाइन ओवर द काउंटर। तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हो अगर आप ऑफ द काउंटर करना चाहते हो तो। नेक्स्ट, अगर आप एनईएफटी या आरटीजीएस के थ्रू करना चाहते हो तो भी आपको रेमिटिंग बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो। तो आपको ऑटोमेटिकली एक नंबर जनरेट होगा, वो नंबर अगर आप लिखते हो और उस नंबर के थ्रू आप बैंक में अपना एनईएफटी का डॉक्यूमेंट जमा करते हो तो अपने आप उसका पेमेंट हो जाएगा। जैसे ये पेमेंट हो जाता है आप लास्ट में चाहो तो चालान को डाउनलोड कर सकते हो। आप अगर पेमेंट बीच में आपका रुक जाता है, आप पेमेंट फुल नहीं कंप्लीट कर पाते, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव्ड चलान्स का। आप यहाँ पे सेव्ड चलान्स में जाओगे तो आप उस पेमेंट को, आप उस चालान को वापस देख सकते हो और उस चालान को आप अगर मान लो पेमेंट नहीं हुआ तो आप एडिट करके दोबारा उसमें कोई अमाउंट चेंज करना हुआ या उससे मोड सिलेक्ट करना हुआ, आप चेंज करके उसका पेमेंट कर सकते हो। फाइनली पेमेंट हो जाने के बाद आपको डाउनलोड चालान करने का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, आप चाहो तो पेमेंट से जाके चालान हिस्ट्री में जा सकते हो और वहां चेक कर सकते हो कि आपके कितने चालान थे जिसका पेमेंट आप कर चुके हो। इस तरह का विंडो आएगा आपके पास जिसमें पेमेंट का स्टेटस भी दिखाएगा हर चालान का। ये आपके टोटल चालान के पूरे ऑल चालान जो आपने आज तक पे किए हैं या फिर क्रिएट किए हैं चालान, उन सबका पूरा हिस्ट्री आ जाएगा यहाँ, राइट। नेक्स्ट है व्यू चालान का ऑप्शन। व्यू चालान में आप चाहो तो जो भी चालान आपने पेमेंट किया था उसमें जाके व्यू कर सकते हो कि उसमें क्या मोड था पेमेंट करने का, और आप पूरे चालान में जो जनरेटेड चालान था उसका पेमेंट हो भी चुका है तो भी जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो अगर आप चाहो तो अपने रिकॉर्ड्स के लिए, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी, कैश एंड क्रेडिट लेजर्स के बारे में, राइट। यहाँ पे जीएसटी में 3 टाइप के लेजर्स मेंटेन किए जाते हैं। फर्स्ट इज टैक्स लायबिलिटी लेजर, सेकंड इज कैश लेजर, थर्ड इज क्रेडिट लेजर। टैक्स लायबिलिटी लेजर क्या होता है? अगर हमें कोई भी लायबिलिटी अपनी दिखानी है रिटर्न के अंदर, राइट, अगर हमें कोई भी लायबिलिटी अपनी रिटर्न के अंदर दिखानी है तो हम उसे डिस्क्लोज कर सकते हैं। जैसे ही हम रिटर्न में डिस्क्लोज करते हैं वो हमारे टैक्स लायबिलिटी लेजर में ऐड हो जाएगा, यानी इतनी लायबिलिटी आपकी क्रिएट हो गई आपके रिटर्न में, आपके लेजर में। ये लेजर क्या है? ये लेजर वही है जो आप अपने बुक्स में मेंटेन करते हो। ये बुक्स में आप मेंटेन करने की जगह सिंपल डिफरेंस यही है कि आप जीएसटी पोर्टल पे मेंटेन कर रहे हो। जैसे आप अपने बुक्स में लेजर मेंटेन करते हो, अगर किसी डेटर्स को आपको इंक्रीज करना है तो आप डेटर्स टू सेल्स करते हो तो आपसे डेटर्स का लेजर भर जाता है। अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो, सेल्स रिटर्न दिखाना चाहते हो तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कर देते हो तो आपका डेटर्स कम हो जाता है। उसी तरह से ये वेबसाइट है जीएसटी का जिसमें आप लेजर्स का अमाउंट कम और ज्यादा कर सकते हो, राइट। सो फॉर इंस्टेंस अगर आपको अपना अमाउंट बढ़ाना है तो आप अगर रिटर्न में कोई लायबिलिटी दिखाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स लायबिलिटी लेजर का अमाउंट बढ़ जाएगा। नंबर 1 रीजन। नंबर 2, अगर किसी ऑफिसर ने आपका कोई डिमांड क्रिएट कर दिया, ऑफिसर ने बोला कि आपने 1 लाख रुपया कम पेमेंट किया, आपको इतना पेमेंट करना है, तो उस 1 लाख रुपए से भी आपका टैक्स लायबिलिटी लेजर भर जाएगा। या तो आप अपने आप बोलते हो या आपको ऑफिसर बोलते हैं, डिपार्टमेंट के दोनों केस में आपका लायबिलिटी लेजर का अमाउंट बढ़ जाएगा। प्लस एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट की लायबिलिटी अगर आप डिस्क्लोज करते हो जो आपको पेमेंट करना है उससे भी अमाउंट बढ़ जाएगा, राइट। अब ये अमाउंट बढ़ते तो जा रहा है, ये कम कैसे होगा? लायबिलिटी लेजर आप क्रिएट तो करते जा रहे हो, आपको उसको सेट ऑफ करना है, कम करना है। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप मानो 1 लाख का आपका लायबिलिटी है, उसमें से आप 70,000 क्रेडिट से पेमेंट करना चाहते हो, 30,000 कैश से पेमेंट करना चाहते हो, राइट। तो आपको इन दैट केस 1 लाख को ऐड करना है, यानी लायबिलिटी लेजर में 1 लाख ऐड होगा। 70,000 जब आप पेमेंट करते हो क्रेडिट लेजर से तो वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड 30,000 भी आप पेमेंट करते हो कैश लेजर के थ्रू तो भी वो रिड्यूस हो जाएगा। तो आपका इन इफेक्ट नेट में बैलेंस 0 हो जाएगा, राइट। 1 लाख ऐड होगा, 70,000 रिड्यूस होगा, 30,000 भी रिड्यूस होगा, राइट। नाउ अगर आप मानो कि आपको कोर्ट ने यानी ऑफिसर ने आप मानो 1 लाख का डिमांड क्रिएट किया था, राइट। आपका 1 लाख का डिमांड क्रिएट हो गया, उसमें से 20,000 रुपीज आपको रिलीफ मिल गया, राइट। तो डिमांड क्रिएट हुआ, उसके बाद 20,000 का आपको रिलीफ मिल गया, तो उस रिलीफ के लिए आपको 20,000 लेस कर देना होगा, यानी 20,000 रुपीज हमारा कम हो जाएगा डिमांड से, तो लायबिलिटी लेजर हमारा कम हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, अब हम सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं जो है क्रेडिट लेजर।
जैसे ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हो आपका क्रेडिट लेजर का बैलेंस बढ़ जाएगा। सो क्रेडिट लेजर का बैलेंस में क्रेडिट हो गया बैलेंस, मतलब वो बैलेंस बढ़ गया। जैसे ही आप उसको यूज करते हो फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, वो अमाउंट हमारा क्रेडिट लेजर से कम हो जाएगा। तो जैसे ही एग्जांपल आपने 50,000 का क्रेडिट लिया, सो आपका क्रेडिट लेजर का बैलेंस 50,000 रुपीज से बढ़ जाएगा। जैसे ही आपने उसमें से 30,000 यूज कर लिया फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो आपका 30,000 कम हो जाएगा, नेट में आपको 20,000 का बैलेंस दिखेगा, राइट। अज्यूमिंग 20,000 का क्रेडिट लेजर में बैलेंस दिख रहा है, आपने उसमें से 15,000 रुपीज का रिफंड क्लेम फाइल कर दिया। रिफंड क्लेम भी फाइल होता है जीएसटी में, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी और क्लास में कि रिफंड कब फाइल होता है। अभी हमें इतना जानना है कि आप क्रेडिट लेजर से रिफंड फाइल कर सकते हो। सो आप 15,000 बैलेंस को कम कर दोगे जब आप रिफंड फाइल करते हो, और जैसे ही वो रिफंड रिजेक्ट हो जाता है वो बैलेंस दोबारा ऐड हो जाएगा। लेट्स से 20,000 रुपीज आपका बैलेंस था, उसमें से आपने रिफंड क्लेम फाइल किया 15,000 का, तो 5,000 बैलेंस बच गया। आप मानो 15,000 में से 10,000 एक्सेप्ट हुआ, 5,000 रिजेक्ट हो गया। अगर वो बैलेंस 5,000 रिजेक्ट हो जाता है तो 5,000 हम अपने क्रेडिट लेजर में दोबारा ऐड कर सकते हैं। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही कोई बैलेंस हम रिफंड मांगने जाते हैं वो क्रेडिट लेजर से कम होकर हमारे कैश में हमारे पास आ जाता है। अगर वो रिफंड रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा वो क्रेडिट लेजर में हमारा आईटीसी एंटर कर जाता है। सो ये उसका प्रोसेस है। लास्ट कॉलम है वो कैश लेजर की बात करता है। अगर आप कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करते हो कैश लेजर में, राइट, अगर आप कोई भी अमाउंट को डिपॉजिट करते हो कैश लेजर में तो आपका कैश लेजर का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, राइट। और लेट्स से आपने 1,00,000 रुपए का डिपॉजिट किया कैश लेजर में, आप 1,00,000 में से मानो 80,000 को यूज कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस। 1,00,000 को आपने ऐड किया, 80,000 को आपने रिड्यूस किया फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस। सो बैलेंस बच गया आपका 20,000 रुपीज, राइट। अब इस 20,000 का जो बैलेंस बच गया उसमें से आप मानो सेम लॉजिक 15,000 का रिफंड क्लेम करते हो, तो 15,000 आपका क्रेडिट कैश लेजर से कम हो जाएगा क्योंकि आपके बैंक में आने की बात है। वो 15,000 में से 10,000 एक्सेप्ट हुआ, 5,000 रिजेक्ट हो गया, तो भी हमारा 5,000 रुपीज हमारे क्रेडिट कैश लेजर में दोबारा ऐड हो जाएगा। 10,000 बैंक में आ जाएगा, हमारे 5,000 कैश लेजर में आ जाएगा। और जैसे ही हम कैश क्रेडिट लेजर को यूज करते हैं फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, वो दोनों लेजर्स हमारे कम होते रहेंगे, राइट। लेकिन ये अमाउंट आपके क्रेडिट लेजर और कैश लेजर में आएगा कैसे? कैश लेजर में जब आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो आएगा थ्रू चालान। क्रेडिट लेजर में अगर आप रिटर्न के थ्रू क्रेडिट लेते हो तो आएगा आपके बैलेंस अमाउंट, राइट। इन सब में से अगर आपको कोई भी डिस्क्रिपेंसी दिखती है कोई भी लेजर में, तो इन दैट केस आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो PMT 04 में, राइट। अब हम देखते हैं जीएसटी पोर्टल पे हम ये बैलेंस लेजर्स को कैसे देख सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक अगर आप सर्विसेज में जाते हो, लेजर्स में जाते हो, तो वहां पे कैश लेजर, क्रेडिट लेजर और लायबिलिटी लेजर का 3 ऑप्शन मिलेगा, राइट। सो अगर वहां पे आप कैश लेजर को सिलेक्ट करते हो, सो आप वहां पे अगर कैश लेजर को सिलेक्ट करते हो तो आपको बैलेंस दिखा देगा कि टोटल कैश लेजर में कितना बैलेंस है। 25,322 मेरे पास बैलेंस दिख रहा है कैश लेजर में, राइट। अगर आप पीरियड सेलेक्ट करना चाहते हो कि इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में मेरा कैश लेजर में कितना बैलेंस था, ये मुझे जानना है, तो अब यहाँ पे चाहो तो पीरियड सेलेक्ट कर लो और उसके बाद गो पे क्लिक करोगे जब आप, तो वहां पे आपको दिखा देगा कि आपने कैश लेजर में कब कितना अमाउंट डिपॉजिट किया और कब कितना बैलेंस पेंडिंग था। फॉर एग्जांपल 15 जून से 30 जून के बीच में अगर आपको कैश लेजर का बैलेंस चेक करना है तो आप यहाँ पे डेट ऑफ डिपॉजिट देखोगे 26 जून दिया हुआ है, मैंने 26 जून को ये अमाउंट डिपॉजिट किया अपने कैश लेजर में, तो मेरा अमाउंट क्रेडिट हो गया इस अमाउंट से। जैसे ही मैंने अमाउंट को विड्रॉ किया तो ये अमाउंट डेबिट हो जाएगा। मैंने 2 बार डिपॉजिट किया है इसलिए मेरा अमाउंट 2 बार क्रेडिट हो गया है यहाँ पे, अगर आप देखोगे दिस लेजर। और फाइनली मुझे बैलेंस दिखा देगा कि मेरे कैश लेजर में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, अगर यही चीज हम क्रेडिट लेजर के थ्रू करना चाहें तो क्या होगा? क्रेडिट लेजर में भी अगर हम चाहें तो हम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम पीरियड सेलेक्ट करते हैं 24 मई, तो हमें 24 मई को क्रेडिट दिखा देगा कि कितना हमारे पास पड़ा हुआ है, टोटल बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। अब क्रेडिट लेजर के साथ क्या सिचुएशन है कि आपका जनरली तो क्रेडिट अनब्लॉक रहता है, मतलब क्रेडिट आपका फ्रीली यूटिलाइजेबल रहता है। अगर आप कोई क्रेडिट लेते हो आप उसको फ्रीली यूज कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। बट कभी कभी इन सर्टेन सिचुएशंस अगर कोई गलती हुई है आपसे और डिपार्टमेंट आपके क्रेडिट को ब्लॉक कर दे,
यानी आपने कुछ भी ऐसा कोई ऑफेंस किया जिसकी वजह से क्रेडिट लेजर डिपार्टमेंट ब्लॉक कर दे, तो वो क्रेडिट लेजर का बैलेंस पड़ा तो रहेगा आपके पास, बट आप उसको यूज नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, आपका ये मान लो एक कैशबैक है जो आपके अकाउंट में आया हुआ है, जिसको आप यूज नहीं कर सकते एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक। सिमिलरली ये आपका एक क्रेडिट लेजर का अमाउंट है जो ब्लॉक पड़ा हुआ है, जिसको आप यूज नहीं कर सकते। तो ये ब्लॉक्ड अमाउंट कितना है ये भी यहां दिखा रहा है, अनब्लॉक्ड अमाउंट कितना है वो भी दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे ये ब्लॉक्ड अमाउंट कितना है वो यहां दिखा दिया 10,99,000, उसमें से आप मानो कि बाद में ही कुछ अनब्लॉक हो गया तो वो अमाउंट भी दिखा रहा है कितना है 5,22,000। तो 5,22,000 को अब यूज कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, राइट। सिमिलरली अगर आप कोई अमाउंट को लेते हो अपने लेजर में, यानी रिटर्न में अगर आप कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हो, तो आपका ये अमाउंट क्रेडिट दिखाएगा, यानी कि आप उसको ऐड कर रहे हो क्रेडिट लेजर में। जैसे ही आप उसको यूज करते हो फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, वो अमाउंट डेबिट हो जाएगा कि ये अमाउंट अब डेबिट हो गया फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आपने इसको यूज कर लिया है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर की। अगर आप देखोगे यहाँ पे दो है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में ऑप्शन, रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटीज, अदर देन रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटीज। रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज है जो असेसी टैक्स पे खुद डिस्क्लोज करता है अपने रिटर्न में कि मेरी इतनी टैक्स की लायबिलिटी बनती है। अदर देन रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटीज क्या हुई, अगर किसी ऑफिसर ने डिटरमाइन किया कि ये लायबिलिटी होनी चाहिए हमारी, वो ऑफिसर चाहे तो फाइंड आउट कर सकता है कि ये लायबिलिटी होनी चाहिए हमारी, तो इन दैट केस उसको हम बोलेंगे अदर देन रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटीज। अगर आप मानो रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटीज पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑप्शंस आ रहे हैं, अदर देन रिवर्स चार्ज कितना डेबिट हुआ है कितना क्रेडिट हुआ है। अगर आप कोई भी लायबिलिटी को क्रिएट करते हो तो वो हो जाता है डेबिट, यानी 200 रुपीज जो आपको यहाँ दिख रही है सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी में, ये सारे अमाउंट हो गए हैं डेबिट, यानी ये अमाउंट आपके लायबिलिटी लेजर में इंक्रीज हो गए हैं, राइट। सिमिलरली आरसीएम में अगर आपको ये दिखाते हो अमाउंट, तो उससे भी आपका अमाउंट डेबिट हो गया है और आपका लायबिलिटी लेजर इंक्रीज हो गया है, राइट। अगर आप इस लायबिलिटी लेजर से कुछ पेमेंट करते हो टैक्सेस का, राइट, अगर आप इस लायबिलिटी लेजर से कुछ पेमेंट करते हो टैक्सेस का, तो वो अमाउंट हो जाएगा क्रेडिट, यानी कि वो अमाउंट आपका लायबिलिटी लेजर से कम हो जाएगा, राइट। सो अगर आप देखोगे ये सारे अमाउंट्स आपके शुरू में 200, 200 और 500 डेबिट दिखा रहे हैं, बाद में ये सारे अमाउंट क्रेडिट हो गए, यानी हमने इस अमाउंट को कैश में, लेजर यूज फॉर डिस्चार्जिंग लायबिलिटी कैश दिख रहा है, यानी इतने अमाउंट को हम लोग ने कैश लेजर से यूज किया और हमारी लायबिलिटी लेजर का पेमेंट किया, और उसके बाद हमारा बैलेंस फाइनली जीरो हो गया। इसका मतलब हमने ऑलरेडी पूरे टैक्सेस का पेमेंट कर दिया। जो लायबिलिटी हमारे आईजीएसटी में 200 थी, हमने आईजीएसटी को अदर देन रिवर्स चार्ज 200 थी, हमने उसको 200 रुपीज का पेमेंट कर दिया, राइट। तो हमारा लायबिलिटी लेजर का अमाउंट जीरो हो गया, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन इज अदर देन रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटीज। अगर आपकी ऐसी कोई भी लायबिलिटी है जो ऑफिसर ने डिटरमाइन किया है, तो आपको यहाँ पे अदर देन रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटीज में वो दिख जाएगी। विद दिस हम आज के सेशन जो पेमेंट्स अंडर जीएसटी है उसका एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ वेरी पेशेंट हियरिंग। आपको मैं दूसरे वीडियो में वापस देखता हूँ। थैंक यू।